नमस्कार, 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 साल बहुत अहम है। शुरुआत से लेकर अंत तक परीक्षा ही परीक्षा है। हमारी आपकी नहीं, बल्कि राजनीतिक पार्टी और उनके नेताओं की परीक्षा आपको लेनी है। कौन परीक्षा में खरा उतरेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जिसकी तैयारी जो चल रही है वो दिखाना 2023 में जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के 24 की खबर की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निगाह टिकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि 2024 का सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से यही चेहरा है जो उत्तराखंड भी पहुंचा। उत्तराखंड में जब दौरा प्रधानमंत्री का शुरू हुआ तो फिर सवाल ये उठे कि उत्तराखंड क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है। उसके बाद ये देखा गया कि अपनी आस्था के अनुरूप उन्होंने धार्मिक स्थानों पर पूजा अर्चना की और साथ ही पीएम मोदी ने जवानों से मुलाकात की, स्थानीय लोगों से मुलाकात की, गांव के लोगों से मुलाकात की। उसके बाद कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया और साथ ही कई बड़ी बातें कही। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड का दौरा कर लिया है। यह अहम माना जा रहा है दौरा। ऐसे में उत्तराखंड पहुंचे पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि दूर पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी भलाई का काम किया। उनकी चिंता भी इसलिए की सिर्फ 5 साल में देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। यह इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी को मिटा रहा है। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर पहाड़ों पर देश के कोने कोने में जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए। सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। प्रियंका गांधी की बात करें तो मंडला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर बरसी हैं प्रियंका गांधी। एक बार फिर से उन्होंने साफ कर दिया कि वो चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चल रही हैं। उन्होंने बीजेपी पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि जितने भी अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, बीजेपी ने सारे के सारे अधिकार एक एक करके छीन लिए। उदाहरण भी दिए, सरपंचों के अधिकार छीनने गए, कटौती कर दी गई, मनरेगा को लागू ही नहीं किया, पलायन बढ़ गया है। ये सारी बातें कही गई। तो जितने भी अधिकार कांग्रेस ने आपको दिए और जो जो काम आपकी मजबूती के लिए किए, जब भाजपा आई तो एक एक करके ये अधिकार आपसे छीने गए। आज सरपंचों को के अधिकार में कटौती है, आप सब जानते होंगे। मनरेगा को लागू ही नहीं किया, पलायन और बढ़ गया है क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, आपकी जमीनें छीनी जा। अब सवाल उठाए जाते हैं तो जवाब भी मिलता है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए सीधे सीधे ये कह दिया कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया था, क्या सहमत है प्रियंका गांधी उससे। प्रियंका गांधी से सवाल ये भी पूछा गया कि आपके नेता ही PFI पर कार्रवाई की जाती है तो उसका विरोध करते हैं, बताइए प्रियंका गांधी आप सहमत हैं, ये सवाल किया गया। मैं प्रियंका जी से सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह PFI पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। PFI टेरर फंडिंग करती है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, बैन लगा हुआ है, देश की दुश्मन है। 2024 में मुद्दे कौन कौन से बड़े होने वाले हैं, सवाल आपसे पूछा जाए तो राम मंदिर का क्या आप नाम लेंगे, ये हमारा सवाल है। जवाब नेता दे रहे हैं। सनातन और राम मंदिर, इस पर बातचीत बहुत खुलकर हो रही है।
रोहतक में जब बाबा मस्तनाथ मठ में एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सनातन का जिक्र किया, उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और यह भी कहा कि पहले सोचा जाता था कि राम मंदिर का निर्माण असंभव है, लेकिन आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जनवरी में राम मंदिर सबके लिए खुल जाएगा। जो लोग बोलते थे पहले क्या तो अनेक उपासना विधियां हैं, अनेक मत हैं, अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन अनेक मत और संप्रदाय सब तो एक साथ एक मंच पर बैठ करके एक साथ जुड़ करके हम इस अभियान के साथ जुड़े हैं। और यही नहीं, केवल ये हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से या पंजाब से या हिमाचल से ही पूज्य संतजन नहीं है, सुदूर दक्षिण से भी है, भाग्यनगर से भी है, तो मांडिया। अब सनातन को लेकर जब बातचीत हो रही है तो इसमें आरएसएस कहां पीछे रहने वाली है। सनातन धर्म को लेकर संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर की है। मोहन भागवत ने रोहतक में एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि किसी को ये लगता है कि सनातन को नष्ट करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि सनातन कभी खत्म नहीं होगा, सनातन सब जगह है और स्थिर है। सनातन समाप्त नहीं होता, इसीलिए वो सनातन है। वो सर्वत्र रहता है। मनुष्य के शरीर में आत्मा के रूप में वो रहता है और उसका वर्णन गीता में है, नित्य सर्वगत स्थाणु अचल। वो नित्य है, शाश्वत है, मरता नहीं। राजस्थान में चुनाव को लेकर लगातार बातें हो रही है कि अब आगे क्या होने वाला है। लिस्ट पूरी तरह से अब सामने आ चुकी है, लेकिन कुछ अभी बाकी है। बीजेपी की तैयारी कैसी है, इस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी पूछा गया और उनका जवाब भी सामने। उन्होंने वायदा किया कि हम जरूर, दावा भी किया कि सत्ता में आएंगे और वायदा जनता से किया गया कि उनका भला करेंगे। बीजेपी की सरकार बनना तय है, यह भी कहा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी कहा कि बीजेपी अगर किसी सांसद को विधायक बनने के लिए चुनावी मैदान में उतारेगी तो एक केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार क्योंकि बहुत बड़ा भी है और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में टिकट के आकांक्षियों की संख्या कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में सब विषय समाप्त हो जाए। सांसदों को उतारा गया कि कमजोर स्थिति मान रहे हैं कि कोई भी की गई ऐसी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अब लगातार बयानबाजी हो रही है 2024 के इलेक्शन को लेकर और ये सब कुछ देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं, लेकिन एनडीए के नेता भी इसमें अब कूद पड़े। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की हम बात करें, उन्होंने ये कहा कि एनडीए और बीजेपी की पूरी तैयारी है। आने वाले 5 राज्यों में जीत का दावा किया गया और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा गया। हाँ, तो मतलब जो 5 राज्यों में नवंबर में चुनाव आयोग ने विधानसभा के चुनाव अनाउंस किए हैं, उसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और मिजोरम है। तो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो हमारी एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रही है, हमारी एनडीए की पूरी तैयारी है, बीजेपी की पूरी तैयारी है कि 5 राज्यों में चुनाव जीतने का। साल 2024 के चुनाव नजदीक हैं और इसी को लेकर बीजेपी के नेता पार्टी के काम गिनवाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उनके नेतृत्व की तारीफ की और यह भी कहा कि उन्हीं की बदौलत पिछले 9 सालों में हमने कौशल क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अगर हम पिछले 6 सालों की तुलना करते हैं तो बेरोजगारी दर घटी है। 2017 और 18 की बात करें तो बेरोजगारी दर 6.5% थी, जो कि आज घटकर लगभग 3% तक आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल के कारण, उनकी प्रायोरिटी के कारण स्किल सेक्टर में पिछले 9 सालों में हमने महत्वपूर्ण कदम सब उठाए हैं, जिसके कारण आज 1.5 करोड़ बच्चे PMKVY स्किल इकोसिस्टम से आगे आ चुके हैं। 5000 नए ITI खुल गया है।
छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के चुनाव हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और ये कहा कि बीजेपी कहती है कि वो कैडर आधारित पार्टी है, लेकिन वे केवल कैडर का दुरुपयोग करते हैं। अगर उन्होंने अपने कैडर की बात सुनी होती तो उन्हें 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी 15 सीटें नहीं मिलती। जनता पार्टी कहती है कि काडर बेस्ड पार्टी है और काडर का केवल दुरुपयोग करते हैं। उनको केवल ये वोट दिलाने के लिए काम करो, उनकी रायशुमारी का कोई मतलब नहीं है। यदि अपने काडर की बात सुन लेते तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद 15 सीट में नहीं आते। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सीधे सीधे भूपेश बघेल बीजेपी पर निशाना साधना चाहते हैं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की बात तो नहीं सुनती, जो करना होता है वो केंद्रीय आलाकमान करता है और कांग्रेस की तुलना बीजेपी से की जाती है। इन बातों का असर जनता पर भी पड़ता है। सवाल बड़ा है। जातीय जनगणना को लेकर बयानबाजी जारी है और अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया और ये कह दिया है कि जातीय जनगणना हमारे समाज को जोड़ेगी और जो व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी और जाति को आरक्षण दिया था उसके मुताबिक भी ये बहुत जरूरी है। जातीय जनगणना से एक दूसरे से और करीब लाने का काम होगा और जो जातियां हमारी छूट गई, जिनको अभी तक हक सम्मान नहीं मिला है और कभी कभी उन्हें लगता है कि अब आबादी में हम ज्यादा हैं और आबादी के हिसाब से उनको नहीं मिल पा रहा है, तो मैं समझता हूँ कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना हमारे समाज को जोड़ेगा और जो व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया था कि जाति के हिसाब से आरक्षण दिया था, जातियों से पिछड़ापन है, जातियां पिछड़ी हैं, इसलिए जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी विपक्ष पर लगातार निशाना साध रही है और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने भी बयान दिया, इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा ओबीसी के सांसद और विधायक बीजेपी में हैं, सबसे ज्यादा एससी एसटी के सांसद और विधायक बीजेपी में हैं। वो कौन सी जनगणना है जहां जाति पिछड़ी का खंडन किया गया है? बाकी नेता बोलेंगे, बहुत चर्चा है जातिगत जनगणना। अरे आप ध्यान रखिए, सबसे अधिक ओबीसी के एमपी भाजपा, सबसे अधिक ओबीसी के एमएलए भाजपा, सबसे अधिक शेड्यूल ट्राइब के एमपी एमएलए भाजपा। लोग बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया पहले आदिवासी महिला नेत्री को राष्ट्रपति। जातिगत जनगणना को लेकर देश में हो रही राजनीति पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस और विपक्ष की नीयत में ही खोट है। इन्हें ही लगता है कि बिना जाति का नाम लिए ये उन्हें प्रखर और सफल नेतृत्व दे सकते हैं और वो काम बीजेपी ने बखूबी किया है। देखिए, इसमें नियत पर खोट है, विपक्ष के और कांग्रेस के नियत पर में खोट है, ऐसा मेरा आरोप है उन पर। मैं उसी वर्ग से आता हूं और अभी नहीं, जब मंडल कमीशन चरम पर था तब मैंने ये बात कही थी कि मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूं। लेकिन मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि देखो, इतिहास को पलटकर देखो, मुगलों ने और अंग्रेजों ने जिन पिछड़ों को पिछड़े में डाल रखा है या उनको ढकेल दिया गया, उन सारी जातियां इस देश पर राज करती रही हैं। लेकिन हमें कारण वो जानने पड़ेंगे कि हम पिछड़े बने कैसे। जिस दिन इसका उत्तर मिलेगा उस दिन ये सारी तमाशे बंद हो जाएंगे। साल 2024 में चुनाव है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार से राजनीतिक डरपोक आदमी कोई नहीं है। आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि बिहार में ना तो लालू प्रसाद यादव की सरकार बननी है और ना ही नीतीश कुमार की। जितनी गाली देना है देते रहे। सम्राट चौधरी ना झुकने वाला ना टूटने वाला है। मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी से राजनीतिक डरपोक कोई नहीं हो सकता है। मैं जान रहा हूं लालू प्रसाद जी को भी मैं चिंता हूं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार में किसी भी हालत में ना लालू प्रसाद जी की सरकार आगे के दिनों में बनेगी, ना नीतीश कुमार जी।
और मैं चिंता हूं ये लोगों को किस तरह लालू प्रसाद जी लाठी से पिटवाने का काम नीतीश कुमार जी को किए थे। राजस्थान में होने वाले विधानसभा के चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि इस बार चुनाव में जेडीपी पार्टी भी टक्कर देने वाली है। जेडीपी के नेताओं की ओर से लगातार राजस्थान का दौरा भी किया जा रहा है। ऐसे में जेडीपी के चुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है, इसी पर जेडीपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने जानकारी बढ़ी दी। उन्होंने कह दिया कि 25 से 30 सीटों पर जेडीपी जरूर चुनाव लड़ेगी। दिग्विजय चौटाला ने आगे ये भी कहा कि जैसी भी परिस्थिति होगी जेडीपी चुनावी मैदान में उतरेगी। 25 से 30 सीटों पर जसपा जरूर चुनाव लड़ेगी, जैसी भी परिस्थिति हो। और इतना हक जननायक जनता पार्टी का बनता है, वो हमने क्लेम किया है और उस पर पीछे भी बात हुई आगे। 25 से 30 सीटों पर जसपा जरूर चुनाव लड़ेगी, जैसी भी परिस्थिति हो। और इतना हक जननायक जनता पार्टी का बनता है, वो हमने क्लेम किया है और उस पर पीछे भी बात हुई आगे। इन दिनों हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। सियासत खूब गरमाई हुई है। हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम बनाने के बयान पर सांसद अरविंद शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवारवाद से ऊपर उठे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। रामविलास जी ने पहले बयान दे लिया, पहले सरकार तो आए, उनकी सरकार आएगी जब तो ये करेंगे। सरकार से तो कोसों दूर हैं, क्योंकि नीयत जो है, जो उनकी जो नीयत है, जो उनका काम करने का तरीका है, आपने सबने देख लिया। परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, उससे बाहर वो निकल नहीं सकते, कभी भी नहीं निकल सकते। तो कहाँ से निकलेंगे? वही लोग हैं, वही उनके साथ लोग लगे हुए हैं। तो ये चीजें बिल्कुल जो है निकाल देनी चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनों के भी निशाने पर है। उनका एक बयान तो बवाल मचा रहा है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के संकेत भी दे रहा है। पहले कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बयान को नकार दिया। उसके बाद अब हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता भी उन पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे। बातों ही बातों में उन्होंने कई बड़ी बात कह दी। हरियाणा में कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे भी नेता है, ये भी याद दिलाया। सुरेश गुप्ता ने यह भी कहा कि हरियाणा में कौन डिप्टी सीएम बनेगा या कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को करना है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो अग्रवाल भी हो सकता है, होना भी चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एससीबीसी का भी होना चाहिए और पार्टी हाईकमान फैसला करता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, हमारे प्रदेश के नेता रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी सैलजा जी, किरण चौधरी जी, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी भी, सब मिलके तो ये बात फैसला होगा कि हरियाणा में। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनके विरोधी भी लगातार घेरे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर जेजेपी के नेताओं की ओर से भी रिएक्शन सामने आ चुका है। इसी को लेकर दिग्विजय चौटाला ने हुड्डा पर कटाक्ष किया और ये कह दिया कि दुष्यंत चौटाला के डिप्टी सीएम बनने पर खुद हुड्डा ने ये कहा था कि ये संवैधानिक पद नहीं है। फिर अब क्या हुआ? क्या हुड्डा ब्राह्मणों को बरगलाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा का एक बयान था कि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है जब दुष्यंत चौटाला बने थे। अगर वो संवैधानिक पोस्ट, ताकतवर पोस्ट या सीधी भाषा में कहूं चौधर की पोस्ट नहीं है तो ब्राह्मण समाज को क्यों बहका रहे हो भाई? हुड्डा जी, आप ब्राह्मण समाज को क्यों बहका रहे हो? ब्राह्मण समाज को लेकर अब ये देखा जा रहा है कि राजनीति हरियाणा में खूब उबाल मार रही है। इसका नतीजा क्या होगा, ये 2024 का नतीजा ही बताएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बयान के बाद मानो हरियाणा की राजनीति में बयानों की बाढ़ सी आ गई है। अब बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा खुद भी ब्राह्मण हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में ब्राह्मण समाज का चेहरा क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो सकता। ब्राह्मणों को भी मिलना चाहिए, ब्राह्मणों को इसलिए मिलना चाहिए, ब्राह्मणों का हक है। ब्राह्मणों का हक किस तरह से है कि जो 4.5 साल जो है पंडित भगवदयाल जी 6 महीने मुख्यमंत्री रहे। इनसे पूछ लो, कांग्रेस वालों से पूछो
हुड्डा परिवार से पूछ लो कि 6 महीने पंडित भगवत दयाल मुख्यमंत्री रहे तो क्या कारण थे कि पंडित भगवत दयाल को मुख्यमंत्री से हटना पड़ा। इन्हीं से पूछो आप क्या कारण है। इन्हीं के अंदर पता, यही बताएंगे, ये जवाब देंगे कि इनको असली चीज का इनको पता, असली बात का इनको पता है कि पंडित भगवत दयाल को 6 महीने में क्यों हटना। हरियाणा कांग्रेस के एक विधायक कुलदीप वत्स, जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरियाणा में कांग्रेस के एक और विधायक विवादों के घेरे में आ गए हैं। हरियाणा के बादल से कांग्रेस पार्टी के टिकट से विधायक बने कुलदीप वत्स पर 2019 के विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में गलत शैक्षणिक योग्यता बताने का आरोप लगा है। 2024 के लिहाज से 2030 में यह खबर बहुत खास और अहमियत रखती है। इसी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बकायदा एक याचिका भी दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई झूठा या गलत हलफनामा दाखिल करता है तो उसके खिलाफ 6 महीने की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। सिरसा के रहने वाले नरेश कुमार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में यह कहा गया है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में कुलदीप वत्स ने शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झज्जर से 12वीं कक्षा पास करने का दिया और उसके बाद 2019 में गलत शैक्षणिक योग्यता की बात कही। 2024 के चुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए भी राजनीतिक पार्टियां लगातार बयान दे रही हैं, वायदे कर रही हैं। किसानों को लेकर अब दावे वायदे क्या हो रहे हैं, ऐसे में अब हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी इसी पर एक बयान दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि हरियाणा में लिफ्टिंग भी अच्छे ढंग से हो रही है और 4000 करोड़ रुपया भी किसानों के खाते में जा चुका है और जो हमारे साथ है और जो हमारी सोच है वो किसानों के हित में है और किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा भेजा जा रहा है। जो हमारी सोच है कि किसान के बेहतर घंटे पैसा जाए, उसमें भी हम कामयाब हो रहे हैं। धीरे धीरे करके हम इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करना चाहते हैं कि किसी को कोई शिकायत ना रहे, शिकायत रहे ना किसान भाई का शिकायत रहे और ना ही यहाँ कारोबारी को शिकायत। दावे वादे धरातल पर क्या उतरे हैं, इसका जवाब तो किसान दे सकते हैं जिनके लिए लाभ की बातें हो रही हैं। 2024 के लिहाज से हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी राजनीति हो रही है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में आपदा राशि पर ही विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर सियासी हमला बोल दिया। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र से मदद मिली है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष के लोग क्यों उस पे ये कह रहे हैं कि मदद नहीं मिली है। हाँ, उनकी अपेक्षा ज्यादा होगी और ऐसे में मैं कह सकता हूं कि उनको याद रखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के लिए सबसे ज्यादा अगर मदद किसी दौर में मिली तो वो वर्तमान में। थोड़ा वो पता कर लें कि बाढ़ बरसात उस वक्त भी आई। साल 2024 के चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में हिमाचल बीजेपी ने कमर कस ली है और इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संसदीय प्रभारी बिक्रम ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने मतदाता जागरूकता और साथ ही बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत विशेष बैठक का आयोजन किया और इसमें जानकारी कार्यकर्ताओं से साझा की गई। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में अलग अलग मुद्दों को लेकर संगठन किस प्रकार से अच्छे तरीके से काम कर सकता है, इस संदर्भ में कई कार्यक्रम हमारे चले हैं। आज मुख्य बूथ सशक्तिकरण अभियान जो हमारा चला है उसकी समीक्षा भी करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में जो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से चला है, उसके बारे में भी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय के सामने यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर से दिखाई दिए। जबरदस्त हंगामा हुआ है। प्रदर्शन में शामिल नेता और कार्यकर्ता दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर दिल्ली आबकारी नीति पर सवाल उठा रहे थे। इस मामले के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने आक्रोश दिखाया और आक्रोश चरम सीमा पार कर चुका था।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि दिल्ली में कट्टर ईमानदार सरकार के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। तस्वीरें दिल्ली से जब सामने आई तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की। बीजेपी पर आरोप लगाए गए। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला 2024 तक चलता रहेगा, क्योंकि आम चुनाव में यह मुद्दा बड़ा उठने वाला है कि दिल्ली में कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी पर ही सवाल उठने लगे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल की हवा खा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर आमना सामना बीजेपी और आम आदमी पार्टी का हो चुका है। जो दिखता है क्या समझ में आता है, और जो समझ में आता है क्या उसके मुताबिक हम काम करते हैं। चुनाव से संबंधित ये बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि 2024 से पहले साल 2023 में मन बना लीजिए, असली चेहरा यहीं पर दिखाई देगा नेताओं का। बयानों के मायने भी होते हैं और तस्वीरें बहुत कुछ बता देती हैं। बस तस्वीरों के पीछे की कहानी जानने की कोशिश कीजिए और गहराई में जाइए। 24 की खबर में सब कुछ जानने को मिल जाएगा। नमस्कार।